देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सलमान गनी और सईद काजी। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे एलडीए प्लाजा में लगने वाली हौलनाक आग की, जिसने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। जो इदारा शहर भर की इमारतों का निगरान है, उसकी अपनी इमारत की ये हालत थी कि आग लगने की सूरत में बाहर जाने के रास्ते ही मौजूद नहीं थे। आग पर फौरी काबू पाने के इंतजाम नहीं किए गए थे। जरा सोचिए, जो लोग मजबूरी के आलम में 7वीं 8वीं मंजिल से छलांगे लगा रहे थे, वो कितने बेबस होंगे। उन्हें आगे भी मौत नजर आ रही थी और पीछे भी, फिर भी वो रिस्क लेते रहे। और कोई अब ये कहता है कि ये साजिश और किसी के नजदीक ये आग मखसूस मफादात हासिल करने के लिए लगवाई गई। सारा मामला है क्या, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कल 11 मई 2013 का दिन सियासी जमातों के मुस्तकबिल का तयन करेगा और कल का दिन सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई अहम है। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्मी चीफ को खत में लिखा है कि सिक्योरिटी प्लान्स नाकाफी हैं, इसलिए पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब तहरीक तालिबान ने कहा है कि 11 मई को चारों सूबों में हमले किए जाएंगे। खास तौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। क्या तालिबान की इन धमकियों के बाद टर्न आउट मुतासिर होने का खदशा है, इस पर भी बात करेंगे। और अब खबरें लेंगे रोजाना की तरह। सबसे पहले सलमान गनी साहब से। जी गनी साहब। शाजिया, मेरे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से कहा है कि इन्हें मार गिराने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। और हम इस पर बात करेंगे कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है, ऐसा फैसला हमारी हुकूमतें क्यों नहीं करती। दूसरी खबर, नैब के हाथों साबिक चेयरमैन वापडा जनरल जाहिद अली अकबर की गिरफ्तारी हुई है बोस्निया में, और करोड़ों के नाजायज़ असासे बनाने का इल्ज़ाम था। इसमें हम बात करेंगे कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई में सालों क्यों लगते हैं। तीसरी बात, जैसे कि आप अभी जिक्र कर रही थी कि ये इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर कानून नाफिज करने वाले अदारे असले की नुमाइश रोकने में नाकाम रहे हैं, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। जी शाजी, मैं एक ही स्टोरी पे बात करूंगा। इलेक्शन तो सर पे आन पहुंचा, मगर इलेक्शन के बाद क्या बड़े चैलेंजेस होंगे। दहशतगर्दी का मामला तो अपनी जगह वो है ही, मगर जो मईशत है वो किस जगह खड़ी है, और जो अगला बजट बनाना है हमारी नई आने वाली हुकूमत ने, उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे। और ये जो वादे कर रहे हैं, उन वादों को और उन जो चैलेंजेस हैं उनको हम सामने रख के आज देखेंगे ये क्या कर पाएंगे या क्या करने की इनमें एक हिम्मत है, और चैलेंजेस कितने बड़े हैं, इस पर बात करेंगे। सही, लेकिन अभी हमें सबसे पहले बात करनी है एलडीए प्लाजा में लगने वाली आग के हवाले से। कल सारा दिन दुनिया न्यूज़ इस खौफनाक वाक़े की कवरेज करता रहा। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? आखिरकार 20 घंटों की कोशिशों के बाद एलडीए प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 13 अफराद अभी भी लापता हैं। हमारे नुमाइंदे उमर याकूब इस वक्त वहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमर, जो 13 अफराद लापता हैं, क्या कहना है डीजी रेस्क्यू का? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है उन लोगों को तलाश करने के लिए, यकीनन उनके लवाहिकीन भी अभी वहाँ मौजूद होंगे। जी शाजिया, बिल्कुल। अगर मैं आपको शुरू से बताऊं कि ये आग लगी कब और सारा मामला क्या था, तो ये कल 20 घंटे कबल ये आग लगी ये एलडीए प्लाजा के 7वें फ्लोर पर, और आहिस्ता आहिस्ता 45 मिनट तक, कहा जाता है कि 35 से 45 मिनट तक जो अंदर मौजूद थे लोग, उन्होंने रेस्क्यू डिपार्टमेंट 22 को इतला ही नहीं दी, जिसके बायस आग फैलती गई और ऊपर वाले दोनों फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने हेलीकॉप्टर्स मंगवा लिए, और वो हेलीकॉप्टर्स मंगवाना क्या था, वो जल्दी पर तेल डालने के मुताबिक साबित हुए। जब हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आए तो उनकी हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि नीचे वाले दोनों फ्लोर पर भी आग लग गई और 5 फ्लोर जलकर राख हो गए। 20 घंटों के बाद अब तो इसमें काबू पा लिया गया है, लेकिन 9 कीमती जानें जाया हो चुकी हैं और मुतअद्दिद अफराद झुलसकर जख्मी हो गए, और अभी भी बेशुमार अफराद जिनके लवाहिकीन यहाँ पर रात से बल्कि कल से इंतजार करें, जो लापता हैं, अभी तक नहीं मिल पाए, उनकी तलाश में यहाँ पर उमर, इस सारे ऑपरेशन में, आग बुझाने के सारे ऑपरेशन में नाअहलियां कहां नजर आई? शाजिया, डिसीजन मेकिंग पावर थी ना, वो सबसे बड़ा यहाँ पर फेलियर नजर आया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 का जो आला अफसर यहाँ पर मौजूद होता है उसी के हुक्म पर चलता है। जब वो ऑर्डर पास करता है तब भी कोई डिसीजन लिया जाता है इनके। अच्छा उमर, ये बताएं, आग लगने की वजह सर्टन हुई है? जो आग लगी है उसकी वजह क्या बताई जा रही है?
दो वजूहत बताई जा रही हैं। एक, पहले बताया जा रहा है कि अंदर जनरेटर मौजूद था जो फट गया, जिसकी वजह से आग फैली और वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा हो गई कि 2 फ्लोर्स को उसने अपनी लपेट में ले लिया। एक और बताया जा रहा है कि बाहर से शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी, उस पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन अंदर जो आलात मौजूद थे आग बुझाने के लिए, वो लोगों को इस्तेमाल ही नहीं करने आता थे, जिसके बायस ये आग फैलती गई और इसने 5 फ्लोर को जलाकर राख कर दिया। याकूब, ये बताएं कि आपको क्या एलडीए हुकाम ने ये बताया कि इस इमारत के अंदर आग बुझाने का कोई बंदोबस्त मौजूद था? जी, यहाँ पर कल यहाँ पर वो एलडीए हुकाम भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर कमिश्नर लाहौर भी आए थे। उन्होंने भी बताया कि अंदर सामान मौजूद है लेकिन लोगों को ऑपरेट नहीं करना आता। ये तो उनका सिर्फ एक बयान था, लेकिन अगर आपको मैं इमारत का मंजर दिखाऊंगा, इमारत का क्या हाल है कि यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट मौजूद ही नहीं है। इतनी बड़ी इमारत है, शहर भर के नक्शे ये इमारत के अंदर मौजूद लोग क्लियर करते हैं कि कैसे इमारत बनाई जाए, लेकिन अपनी इनकी इमारत में ही इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसके बायस जब आग लगी तो बिजली मुनक़ता करनी पड़ी, लिफ्ट्स बंद हो गई। सीढ़ियों पर से उतरने के लिए लोगों पर इतना दबाव था कि चंद लोग नीचे आए और चंद वहां पर ही फंस गए। इसके बाद जब हेलीकॉप्टर आए तो बहुत से लोगों को ऊपर छत पर भेजना पड़ा और हेलीकॉप्टर चंद लोगों को रेस्क्यू कर सका। बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका। इस वक्त डीजी रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे साथ रिजवान नसीर लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रिजवान साहब, अब सबसे पहले तो ये बताएगा कि इतने बड़े पैमाने पर जब कल यहाँ पर आग लगी तो आप समझते हैं कि आपके पास आग बुझाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल थे? देखिए, एक तो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है फायर में वो ये है कि टाइमली कॉल अगर आपको मिलती है तो आप टाइमली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और अगर आग लिमिटेड है तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। अब तक आप देखें रेस्क्यू 1122 ने 40,000 से ज्यादा फायर इंसिडेंट पे रिस्पॉन्ड किया है और टाइमली पहुंचकर बहुत सारी बिल्डिंगें बचाई हैं, बहुत सारे लोगों को बचाया और 120 अरब से ज्यादा के हम नुकसान जो है वो अब तक बचा चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती टाइम पे तो ऑब्वियसली। अच्छा रिजवान साहब, ये ठीक है, मैं आपसे एक सवाल आप इतने वाकयात लाहौर में हुए, जब आप आग बुझाने जाते हैं तो क्या वजह है, ये बिल्डिंग्स की नौइयत क्या है, ये जानी नुकसान इतना ज्यादा क्यों होता है? भले आपके पास जो भी वसाइल हैं, क्या इशू क्या है? मैं आपको ये बताता चलूं कि आप दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस भी बना लें, अगर जब तक के बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स के अंदर जो चीजें दी गई हैं फायर सेफ्टी से रिलेटेड, अगर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो ये हम अपने लिए खुद पोटेंशियल डिजास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, जितनी ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं। अच्छा, ये क्या बात दुरुस्त है, ये क्या बात दुरुस्त है कि 35 साल पहले बनने वाली ये बिल्डिंग खुद बिल्डिंग कोड की वायोलेशन पे बनी थी और उन्होंने इस पे, ये एक वजह है आज लोगों के मरने की, और फिर यहाँ पे जो लिफ्ट थी वो काम नहीं कर रही थी? मुझे इन फैक्ट्स का तो नहीं पता उस वक्त इन्होंने जो क्या था या उस वक्त जब बनी, बिकॉज दिस इज बीन 1985 में शुरू हुई थी, बट यही था कि ये जो 7th फ्लोर पे आग लगी है और उसके बाद फिर ये पहले खुद एफर्ट करते रहे, उसके बाद इन्फॉर्म। लेकिन हमने कल रिजवान साहब हमने कल ये देखा जब लोग 7वीं 8वीं 9वीं मंजिल से छलांगे लगा रहे थे तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो एक जाल इस्तेमाल किया जाता है उसके नीचे एयर बैग होता है, लोग जो छलांगे लगा रहे थे वो भी उसमें अपनी जानों से हाथ गंवा बैठे। सही है, मुझे इसका बहुत अफसोस है, लेकिन इसके अंदर जरूरी ये होता है कि हमें एक्सेस मिल सके। हमारे लिए चूंकि लैडर के लिए बड़ी मुश्किल से हमने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आई है, ये बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई है कि इसकी चारों तरफ आपके लिए एक्सेस करना जो है बिल्डिंग के करीब जाना वो बहुत मुश्किल है। पहले इसकी 2-3 बेसमेंट्स हैं और उसके बाद फिर 2-3 इस किस्म के फ्लोर्स बने हुए हैं और फिर वो बिल्डिंग के बाद आप एक्सेस। अच्छा, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, इतनी लंबी सीढ़ियां भी आप लोग ऐसे ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं जो 9-9 10-10 मनाजिल पर बनी हुई होती हैं, कि अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है आप इतनी लंबी सीढ़ियां इस्तेमाल करें ताकि लोग नीचे आ सके? ऐसा भी कुछ नहीं हमें देखने में मिला। उसी सीढ़ी के बदौलत हमने बहुत सारे लोगों को कल रेस्क्यू भी किया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो लोग ट्रैप हुए वहां तक हमें एक्सेस और वो वहां तक सीढ़ी लगाना जो था वो पॉसिबल नहीं था, और जो कल हेलीकॉप्टर वाला इशू था वो एक बहुत मुश्किल डिसीजन था बिकॉज उसके अंदर ऊपर लोग फंसे हुए थे और ट्रैप थे। तो अब उनको चूंकि हमने नीचे से एक्सेस करने की कोशिश की, 7वें फ्लोर तक हमारे लोग पहुंचे, लेकिन उससे आगे पॉसिबल ही नहीं था बिकॉज वो फ्लोर जल रहे थे और टोटली। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये आपने हेलीकॉप्टर की बात की है कि हेलीकॉप्टर की आमद के बाद ये आग बुझाने और लोगों की जान बचाने में मुआवन बना, ये इससे एक नई सूरत हाल पैदा हो गई? दोनों थे जी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन बिकॉज इसके अंदर होता ही है कि जब ऊपर लोग खड़े हुए हों और वो भी इससे पहले कि वो छलांग मार दें या कुछ और, जब आपके पास इस किस्म की सिचुएशन हो तो उसके अंदर फिर एक बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट डिसीजन होता है। उसकी बदौलत बहुत सारे लोगों को हमने छत से इवैक्यूएट भी किया और छत से बचाया भी है। तो इसलिए मैं ये कहना कि जी वो, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा उसका जो इम्पैक्ट जो हवा में और वो होता है वो उसके है, लेकिन इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन जिसमें हमारी अहमियत थी कि हम लोगों की जिंदगियां बचा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वाकये में कहा जा रहा है कि कोई साजिश का अंसर भी शामिल हो सकता है, वो क्या है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
खुशामदीद। कहा जा रहा है कि एलडीए में कुछ अर्सा पहले होने वाली गैर कानूनी भर्तियों, मेट्रो बस मंसूबा, हाउसिंग स्कीमों, ठेका जात में बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी अलॉटमेंट्स का रिकॉर्ड भी मौजूद था और आग लगने से अहम नौयत के जो केसेस था इनका रिकॉर्ड भी जलकर खाकस्तर हो गया है और इसमें महकमाना इंक्वायरीज के साथ साथ नैब और सुप्रीम कोर्ट में जेर समात केसेस का रिकॉर्ड भी शामिल है। सलमान गनी साहब, इस फैक्टर को भी मद्देनजर रखना चाहिए सामने। देखें, ये असल बात यही है और कल से आप देख लें कि हर हल्के के अंदर यही बात डिस्कस हो रही है कि ये वो अदारा है जिसने लाहौर के अंदर जो बिल्डिंग्स कायम होनी है उसके बारे में पता करना है कि वो दुरुस्त बनी है नहीं बनी। अगर खुद इस बिल्डिंग के अंदर आग लग गई और आग क्यों लगाई गई, मैं समझता हूं कि इस तरह के अदारों में जब इस तरह का वाकया होता है उसके लिए तहकीकात का आगाज होता है, लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं कि एलडीए के अंदर माजी के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में हजारा लोग भर्ती हुए और ये भर्तियां जो कोई मेरिट पे नहीं होती, ये सियासी बुनियादों पे होती हैं और ये बातें हो रही हैं और जहां तक मेट्रो बस का रिकॉर्ड की है, मेट्रो बस का रिकॉर्ड भी वहां पर मौजूद था, लेकिन उनकी एक वजाहत आ गई है कि वो रिकॉर्ड वहां पर महफूज है। मैं समझता हूं इस पर वाकई एक कमीशन बनना चाहिए कि वो रिकॉर्ड कहां गया। वैसे एलडीए की एक बिल्डिंग जो है जौहर टाउन में बना दी गई थी, लेकिन असल रिकॉर्ड जो था वो यहाँ पर मौजूद, असल रिकॉर्ड इसी बिल्डिंग में। देखो शाह जी, एक तो ये बात है, इस पर भी बात करते हैं, मगर अगर ये जो मैं पहले आपको तफसील बता दूं कि 35 साल पहले ये बिल्डिंग बनाई गई, खुद इसमें वायोलेशन की गई कोर्ट की, कोई एग्जिट नहीं था, कोई जो फायर एग्जिट होता है वो मौजूद नहीं था। 4 लिफ्टें थीं जिसमें 2 बंद थीं और एक डीजी साहब के लिए और उनके एक असिस्टेंट के लिए मखसूस थी। ये भी एक वजह लोगों को रेस्क्यू करने में बनी और अब ये मामला है कि ये किसी वक्त कोलैप्स भी कर सकती है, इसमें क्रैक्स आ गए। अब सवाल क्या है, जरा इसको जरा गौर से देखिए। ये ठीक कह रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है, ये वो दफ्तर है जो सोने की नहीं हीरों की कान है। ये सीडीए, ये यहाँ से ये सारी हाउसिंग सोसाइटीज, ये सारा जो खेल है, जो माल है यहाँ से, और यहाँ पे खुद तो आज खुद वो विक्टिम हो गई। अब इस बात को तो छोड़ दें कि रिकॉर्ड कौन खा के हम कौन किसको आज तक पकड़ सके हैं, भाई हम तो इनको हाथ नहीं लगा सकते, ये अनटचेबल है। मगर सवाल ये है जो मैं रिजवान साहब से पूछ रहा था कि लाहौर में जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिसमें लोग रहते हैं, ये जो प्लाजे बन रहे हैं, ये जो लैंड माफिया है, लैंड ग्रैबिंग है, इसको तो ये रोक नहीं सकते। और फिर जब बिल्डिंग की बात आती है तो बिल्डिंग शहबाज शरीफ साहब ने पिछले अपने दौर में गिराने शुरू कर दी ऊपर से फ्लोर्स, और वो भी एक अजीब गरीब तरीका था कि भाई पहले आपने बनने दिए, फिर उस पे लोगों पे टैक्स लिया, रजिस्ट्रियों पे लोगों से पैसे लिए। फिर इशू ये है, मुझे ये नहीं पता कि रिकॉर्ड जल गया। ये रिकॉर्ड अगर जितना भी जलता तो इनको इस सिस्टम में कोई हाथ नहीं डाल सकता। मगर सिस्टम ये है कि जिस सिस्टम के तहत बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या इस लाहौर शहर के लोग, अभी इससे पहले 2 वाकयात हुए फायर के, एक यहाँ पे फैक्ट्री का हुआ, एक कराची में हुआ, दोनों में यही बात थी कि जी सेफ्टी एग्जिट नहीं थे। जब बिल्डिंग बनती है वहां नहीं, मेरी बात सुने, इसमें साजिश के एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब शाजिया ये है कि ये तो माल खाते रहेंगे। ये बिल्डिंग जो बन रही है जिसमें जो इंसान बसते हैं वो कितने गैर महफूज है। बात ये कि अगर ये बात ये साजिश है या हंगामी वाकया है, इस पे कहते हैं कि तहकीकात का आगाज हो गया, लेकिन मैं ये बात वसूख से कहता हूं कि जिस मकसद के लिए सारा कुछ हुआ है या ये हंगामी सूरत हाल है, तहकीकात होगी, लेकिन तहकीकात रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। हजारहा गैर कानूनी तकर्रियां वहां पर हुई हैं। और ये जो बात अभी काई साहब कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो प्लॉट्स का सिलसिला था माजी के अंदर, बहुत बड़े पैमाने पे प्लॉट्स की भी सियासी बुनियादों पे अलॉटमेंट हुई है। मैं समझता हूं कि इस वाक़े को इसी तरह ना देखा जाए, इसके असरात आने वाले वक्त में भी होंगे और खास तौर पे जो लोगों की अलॉटमेंट्स हैं उसके मामले में भी जो बेज़ाब्तियों का एक अमल है वो तवील तर था। ये सारा कुछ इसके, और मैं समझता हूँ तहकीकाती कमेटी को चाहिए कि ये तहकीकाती कमेटी सिर्फ एलडीए की नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें अदलिया का रोल भी बनाना चाहिए। बिल्डिंग अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, वो तो नहीं रही काबिल, लेकिन ये जितनी जिंदगियां हैं बर्बाद हुई हैं, इसके इस सारी ये दिस इज अ डिजास्टर बाय डिजाइन। इसके लिए जवाबदेह कौन है? कौन जवाबदेह होगा? इट्स अ प्लान्ड मिजरी। ये डिजास्टर बाय डिजाइन है। ये वो डिजास्टर हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। देखिए ना अंदर क्या हुआ, करप्शन कहां नहीं हुई और किसने नहीं की। और यहाँ मगर मामला ये है कि ये जो वहां पे वर्कर्स थे, जो बेचारे वहां पे काम कर रहे थे, वो तल्फ हो रहे हैं। वही गनी साहब वाली बात, जवाब दे कौन है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक नुकता कि सबसे अहम बिल्डिंग थी, बड़े अहम दस्तावेजात वहां पर मौजूद थी। क्या उस बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का बंदोबस्त मौजूद था या नहीं? मैं समझता हूं कि इस तहकीकात का आगाज यहां से किया जाना चाहिए कि आपने ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए गए कि अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो लोग बआसानी जो अपनी जानें बचाकर निकल सके। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो साजिश का एलिमेंट है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अभी गनी साहब ने कहा कि इसका जवाब कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? देखो शाजिया, साजिश जो है ना, जिस वक्त आप एक बिल्डिंग में नाकस मटेरियल अलाउ करते हैं तो साजिश शुरू हो जाती है। कोई छत अचानक नहीं गिरती, उसके गिरने की बुनियाद रखी जाती है। देखिए ना, आप एक पूरा जो ये खेल आपने बनाया हुआ है, यानी
جو ادارہ اس بات کی جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلڈنگز کو سیف بنائے لوگوں کے لیے، اس کا اپنا حال یہ ہے، اس کی اپنی بلڈنگ کا حال یہ ہے، تو اب میں جو ہوں مجھے یہ نہیں اتنا ہوگی سازش ہوگی جل جائے گا ریکارڈ، یہ ریکارڈ نہ بھی جلتا تو ان کو ہاتھ ڈالنے کا کوئی اور ہی جنم ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بلڈنگز اس کے زیر سایہ بنی ہیں جس میں آج لوگ رہ رہے ہیں، کیا وہ اب کیا سوچیں گے؟ آپ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ حادثہ بے سبب نہیں ہوتا، کہ ان اداروں کی کریڈیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں تقریباً 9 آدمیوں کی جانیں گئی ہیں، اس میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ یہ خود شامل ہیں اس میں۔ اچھا غنی صاحب، ابھی تو نگران حکومت ہے، ابھی تو یہ تحقیقات کرے گی، کل کو جب نگران حکومت چلی جائے گی تو آنے والی حکومت اس کی ساری تحقیقات اس طرح سے شروع کرے گی۔ میں نے اسی لیے ابھی 2 منٹ پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جو تحقیقات ہے یہ LDA کے افسران کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی لازمی کوئی ادارہ اور خاص طور پہ اس میں عدلیہ کا کوئی رول بنانا چاہیے، چونکہ یہ بات میں نے جو کہی نا حادثہ بے سبب نہیں ہوا، کہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں، لہٰذا اس کی جو تحقیقات ہے عدالت کے ذریعے ہونی چاہیے۔ ایک پیرس سے کالر ہے راؤ عارف۔ ہلو، السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم میں قاضی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا کہ جو یہ حادثہ آیا LDA کا اور گیلانی صاحب کے بیٹے کا، آج یہ وقت ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب کو 100 موٹو لینا چاہیے، کیونکہ وہ لیتے رہے 100 موٹو، آج یہ 100 موٹو کا ان کا حق بنتا ہے، خدایا آج 100 موٹو لے پلیز، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وہی چیف جسٹس سے اپیل کے ہر واقعے کا وہ موٹو اب جو ہے وہ کس بات پہ وہ لیں گے، سوال یہ ہے کہ یہاں پہ وہ شاید اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جو انہوں نے گیلانی صاحب کے بیٹے کے حوالے سے بات کی ہے، مگر یہ ہے کہ جب ہم پاور میں ہوتے ہیں نا، ہم پاور میں ہوتے ہیں جب ہم پالیسیز بناتے ہیں، جب ہم اپنی وزارت خزانہ میں بیٹھ کے ایک سماج کی تشکیل کی بات کرتے ہیں کہ کیسے اسے نکھارا اور سنوارا جائے، وہاں جب ہم بیٹھ کے کمپرومائزز کرتے ہیں تو پھر ایسی ہی بلڈنگز بنتی ہیں۔ پھر طالبان میں جو یہ کوئی ایسی بیسیکلی واٹ از مسنگ، پلاننگ اینڈ آنیسٹی نہیں ہے اس سسٹم میں، نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، چنانچہ پھر یہ خود بھی وکٹم بنتے ہیں۔ جیسے آج یہ بلڈنگ خود وکٹم بن گئی نا اپنی، کی جو بلڈنگ کے کوڈز تھے جو باہر وہ کمپرومائز کرتے رہے، یہاں بھی کمپرومائز ہوا، تو اس لیے کوئی بچتا نہیں ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آئین پاکستان کے اندر ہر ادارے کی حدود اور قیود موجود ہے کہ وہ اپنا کردار کہاں تک ادا کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ رجحان کیا ہے کہ پاکستان کے باہر سے بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں۔ بات یہ شاید ہے کہ یہ رجحان پچھلے 4-5 سال سے عام ہوا ہے کہ ہم لوگ توقعات لگا بیٹھے ہیں پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں ہماری حکومتیں کہاں کھڑی ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کہ جمہوری حکومتیں بنیں گی، جمہور کے مفادات کا تحفظ کریں گی، لوگوں کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کریں گی، اور حالت یہ بن گئی ہے کہ آپ کے سیاستدان بھی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں۔ اس کا مطلب آپ کے نہ ریاست موجود ہے، نہ ریاستی ادارے موجود ہیں، نہ آپ کی حکومتوں کی رٹ موجود ہے۔ ایک اور بات بھی بتائیں، یہ کہتے ہیں جی وہ جی عدلیہ اپنے وہ رہے پیرامیٹرز میں رہے، ہاں رہنا چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ یہ پیرامیٹر میں رہ کے آپ نے الاٹمنٹیں کی ہیں جس کا شبہ کیا جا رہا ہے کہ ریکارڈ جلا دیا گیا، یہ پیرامیٹرز میں رہ کے آپ نے یہ بلڈنگ بنائی تھی۔ جمہوری پروسیس کہہ سکتے ہیں، اگر سیاستدان ہی کہیں گے کہ ہر بات کا خود نوٹس چیف جسٹس ہی لیں تو یہ کیسا جمہوری پروسیس ہے؟ بات ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے یہی بحث کرتے ہیں کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیں جمہوریت یہ طرز عمل کا نام، جمہوریت ہے گورننس کا نام، جمہوریت ہے عدل و انصاف کی فراہمی کا نام۔ پاکستان کے اندر جب عدل و انصاف کی فراہمی نہیں ہوگی، جب گورننس قائم نہیں ہوگی، بد انتظامی کا دور دورہ ہوگا، کرپشن اور لوٹ مار ہوگی، پھر کیسی جمہوریت؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس جمہوریت کے نتیجے میں پاکستان آج کس نیچ پہ کھڑا ہے کہ ہر آنے والے روز کے اندر دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، حکومتیں خود احتجاج کر رہی، جس ملک کے اندر حکومتیں خود احتجاج کر رہی ہوں کہ یہ دہشت گردوں کو ان کے انجام پہ پہنچا دیں گے، تخریب کاروں کے ساتھ یہ کریں گے، جناب کام کس نے کرنا ہے، انہیں ان کے انجام پہ کس نے پہنچانا ہے، عدالتوں نے سزائیں کیسے دینی ہے، اس میں حکومتوں کا رول ہے، عدالتوں کا کام نہیں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جمہوریت NICL ہے، جمہوریت توقیر صادق ہے، جمہوریت، یہ جو ایشوز ہیں اس کو آپ جمہوریت کو کیا کوئی ماورات چیز ہم نے بہرحال کل کے واقعے کے دل دہلا دینے والے مناظر تھے جب لوگ 8ویں 9ویں منزل سے چھلانگیں لگا رہے تھے اپنی جانیں بچانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ جانبر نہیں ہو پا رہے تھے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ اب اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور خاص طور پر تحقیقات کے بعد تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس واقعے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون ملوث ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ پروگرام میں بھی وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
तहरीक तालिबान ने कहा है कि कल 11 मई को मुल्क के चारों सूबों में हमले किए जाएंगे, पोलिंग स्टेशन पर हमले किए जाएंगे। खास तौर पर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली कार्रवाइयों का आज खुद जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, सूबों के शहरों में क्या सूरत हाल है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी की बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले कोयटा में बात करेंगे फरीदुल्लाह से। फरीदुल्लाह, तहरीक तालिबान ने कहा है कि खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ को भी खत लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि मजीद फौज को तैनात किया जाए। क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ सिक्योरिटी के? इस तरह है कि जब से ये बयान आया है सामने से, उससे पहले भी और बाद में भी इलेक्शन कमीशन और जो सूबाई हुकूमत है और कानून नाफिज करने वाले इदारों, उन्होंने जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो इंतहाई सख्त कर दिए हैं। बलूचिस्तान में जो है जो इलेक्शन के लिए किए गए हैं उसमें तकरीबन 70,000 जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें 60,000 जो है सिर्फ फौजी है एहलकार होंगे। और इसके अलावा पुलिस है, एफसी है, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी है, एटीएफ है, आरजी के आरआरजी की जो हैं वो भी एहलकार तैनात किए गए हैं। अब तमाम इलाकों में तकरीबन फौज की जो जवान जितनी। फरीदुल्लाह, ये बताएं कि यहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है? जी, पूरे बलूचिस्तान में 3,680 के करीब जो है पोलिंग स्टेशन, जिनमें से 1783 इंतहाई हसास हैं और 1236 जो हैं उनको हसास करार दिए गए, जबकि नॉर्मल जो हैं वो 660 हैं। इसके लिए जो है तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। फरीदुल्लाह, ये बताएं कि इस तरह की धमकियां जो आ रही हैं तालिबान की तरफ से या दीगर अनासर की तरफ से, इससे अवाम के अंदर कोई खौफ और रास तो नहीं पैदा है? जी बिल्कुल, जो धमकियाँ आ रही हैं, मतलब जो कुछ इलाके हैं वहाँ तो आवाम में खौफ हरास पाया जा रहा है। लेकिन हम कोयटा शहर की बात करें या जो दूसरे साइड के इलाके हैं वहाँ लेकिन लोग भरपूर हैं। वो रात जो कल की जो वोटिंग होनी है उनकी तैयारी में उनका ये कहना है कि वोटिंग होनी चाहिए ताकि अपने आके राय दही इस्तेमाल करें। जो बलूचिस्तान की जो एहसास महरूमी है उसको पार्लियामेंट में आके ही दूर किया जा सकता है, जबकि जो दूसरे अनासी जो नहीं चाहते इलेक्शन वो कह रहे हैं जी हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं। जी बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका। कराची में बात करेंगे मुनव्वर आलम से। मुनव्वर, वजारत दाखिला की जानिब से भी कल कराची में दहशतगर्दी का खतरा जाहिर किया गया है। क्या कोई गैर मामूली इंतजाम सिक्योरिटी के देखने में आए हैं या किए जाएंगे कल? देखिए, गैर मामूली तो बस अगर इंतजाम की बात की जाए तो वो तो वसाइल से होते हैं, लेकिन वसाइल इतने हैं ही नहीं कि वो तमाम के तमाम मेजर्स लिए जाएं जिससे कि सिक्योरिटी का एहसास हो। वॉक थ्रू गेट इतनी बड़ी तादाद में 4,200 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, वॉक थ्रू गेट नहीं लगाए जा सकते। इलाके को जिस तरीके से नफरी चाहिए 4,200 पोलिंग स्टेशन के लिए कॉर्डन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो इक्विपमेंट हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड के पास या दीगर इदारों के पास वो नाकाफी हैं। तो अगर हम ये कहें कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हो सकते हैं कराची में तो ये बाट सही नहीं होगी। नवर, ये बताएं कि ये जो खतरात और खदशात जाहिर किए जा रही हैं और जिस तरह की धमकियां आ रही हैं, इससे कराची में जो टर्न आउट है वो तो मुतासर होने का इम्कान नहीं? देखिए, कराची में टर्न आउट बिल्कुल मुतासर होने का बिल्कुल इम्कान मौजूद है। और न सिर्फ टर्न आउट मुतासर होगा बल्कि सीट्स में जो फ्लक्चुएशन है वो भी मुतवक्को अब हो गई है, क्योंकि जो थ्रेट सामने आए हैं उसमें सुबह होते ही पोलिंग का इंतजार नहीं करेंगे। जिन लोगों ने धमकियां दी हैं उनका कहना है कि पोलिंग शुरू ही नहीं होने देंगे। और उसी हवाले से जो थ्रेट्स की जो कॉल्स हैं वो रिसीव हुई हैं। गो के सिक्योरिटी इदारे अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन जिस किस्म के थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं उसमें इब्तदाई इत्तलात यही है कि सुबह होते ही और इलेक्शन के मरहले से पहले ही, पोलिंग शुरू होने के मरहले से पहले ही कुछ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होंगी जिससे मजीद खौफ बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर आलम। पेशावर से नासिर दावड़ से बात करते हैं। नासिर, पेशावर भी काफी हसास करार दिया गया है, यहाँ भी कहा गया कि पोलिंग स्टेशन पर हमले किए जाएंगे। यहाँ पर कोई गैर मामूली इंतजाम देखने में आए सिक्योरिटी के? देखिए, जैसे कि आज कल इलेक्शन है मुल्क भर में और इसी दिन का इंतजार था हम सबको, तो इस हवाले से तालिबान की जानिब से भी धमकियां भी मिल रही है और हसास तरीन इलाका भी करार दिया गया है। और इस हवाले से मैं बता दूं कि सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी दी गई है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके चूंकि इलेक्शन है, इंतखाबात है, कल इंतहाई अहम दिन है, तो उस हवाले से जो दहशतगर्द है उन्होंने भी
काफी मुनज़्ज़म रहने की हिदायत भी जारी की हैं। खतूत भी एक दूसरे तंजीमों के यहाँ जा चुके हैं, वो हमें मौसूल हो चुके हैं। जिस तरीके से वो प्लान बना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को 2 जोन में तकसीम कर दिया है, उसको मुख्तलिफ अमीर वगैरह मुकर्रर कर दिया है। तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितना इनको यहाँ पर धमकियां या सही, इस लिहाज से सिक्योरिटी नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया नासिर दावड़ आपका। लाहौर में कल सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी, बात करेंगे उमर जावेद से। उमर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर में कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिन्हें हसास करार दिया गया है? जी, लाहौर पुलिस की जो फाइनल लिस्ट आई है उसके मुताबिक 3,359 में से 500 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है, और इनके लिए जो है पुलिस सिक्योरिटी ब्रांच ने एक अलहदा प्लान मुरतब किया और यहाँ पे नफरी जो है वो ज्यादा तैनात की गई है। अगर मजमूई तौर पर लाहौर की सूरत हाल देखी जाए तो लाहौर में 16,000 एहलकार जो है वो पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे, जबकि 17,000 कौमी रजाकार रेंजर्स और जो सरकारी मुलाजमीन है उनको पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो फौजी ट्रूप्स हैं वो भी ऑन कॉल होंगे और वो शहर के जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर मूव करते रहेंगे, जबकि DGISPR के मुताबिक लाहौर के जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर फजाई निगरानी भी की जाएगी। उमर जावेद, ये बताएं हमारे नाजरीन को कि ये जो पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए जाते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं? सलमान साहब, ये जो पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं, इनके अंदर जो पुलिस का बयान है उसके मुताबिक एक तो ये कि इन इलाकों के अंदर डिस्प्यूट्स जो हैं वो सामने आती हैं कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके अंदर कोई मसला हो सकता है, या जो जिन जमातों के उम्मीदवार खड़े हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे लड़ाई हो सकती है या कोई झगड़ा हो सकता है। फिर दूसरा जो है वहाँ पे मजहबी जो रुझान है उसको मद्देनजर रखा जाता है कि जो पोलिंग स्टेशन है उनके अतराफ के अंदर जो आबादियां रिहाइश पजीर हैं वो किस। उमर जावेद, ये बताएं कि आपके पास थ्रेट्स के हवाले से कुछ अहम मालूमात थी, क्या वो शेयर करेंगे आप? सलमान साहब, लाहौर के अंदर मुसलसल जो थी थ्रेट्स आ रही थी, और कल एक जो वाकया पेश आया है मुल्तान के अंदर जिसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे को अबडक्ट किया गया है, उससे मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो हसास इदारों ने पंजाब पुलिस को भी ट्रांसफर कर दी हुई थी, क्योंकि पंजाब के अंदर इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा थ्रेट है। गुज़िश्ता रोज एक थ्रेट जो है वो सर्कुलेट की गई है और वो होम मिनिस्ट्री ने पंजाब पुलिस को दी है, जिसके अंदर तालिबान ने TTP ने 2 72 सीटर बसें जो हैं वो तैयार की हैं, जिनके अंदर धमाका के मवाद जो है वो नस्ब किया गया है और उनको इस्लामाबाद और लाहौर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद आपका। जामशोरू से अमीर अहमद है, उनसे बात करेंगे। अमीर अहमद, ये बताएगा कि यहाँ पर भी इंतखाबी दफातर को निशाना बनाया गया, उम्मीदवारों की रैलियों पर फायरिंग की गई, कल के दिन के हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? यहाँ पर तो हसास तरीन दस्तक दिया गया है जिला जामशोरो। यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और आर्मी को भी अलर्ट रखा गया है, मगर क्या है कि यहाँ पर जो उम्मीदवार जो है एक है जलाल महमूद शाह का जो GM सैयद का पोता, ये इलेक्शन के दिन को परसों के मतलब जो भी तंजीमें हैं उनके कारकुनान इनके मतलब एजेंट बनते हैं, और जो इसी वजह से गुज़श्ता इलेक्शन 2008 में भी तो काफी लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में भी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला किया है ड्रोन हमलों के हवाले से। उनका कहना है कि जी ड्रोन हमलों को मार गिराने का सिक्योरिटी इदारों के पास फुली इख्तियार है, और इसमें मैंने सवाल ये उठाया था कि ये इस तरह के फैसले जो हमारी कोर्ट्स करती हैं हमारी हुकूमतें क्यों नहीं करती। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला हुआ था एक रेजोल्यूशन के जरिए कि अगर ये ड्रोन हमलों का सिलसिला बंद ना हुआ तो पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से नज़रसानी पे मजबूर होगा। और उसके बाद आपको याद होगा कि वो जो रेजोल्यूशन पे अमल दरामद करने की बजाय हमने दोबारा वही डिक्टेशन का सिलसिला जारी कर दिया। मैं समझता हूँ कि ड्रोन हमलों का सिलसिला शुरू इसलिए किया गया था कि हाई वैल्यू टारगेट इन्होंने अचीव करने थे। आज तक सिर्फ 26 लोग जो इनके हाई वैल्यू टारगेट थे इन्होंने अचीव किए हैं, लेकिन हमारे 4,500 लोग मारे गए हैं। लेकिन हमारे
ہماری حکومتوں کا آپ دیکھیں کہ حکومتوں نے اس حوالے سے کوئی ایسا جرت مندانہ اقدام نہیں کیا، اور بات یہ کہ پہلے تو حکومتیں اس بات سے انکاری تھی کہ اس میں یہ شامل ہے، لیکن یہ حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ہماری حکومتوں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ صحیح، پروفیسر سینیٹر خورشید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، ہم بات کریں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی جو ڈرون حملوں پر دیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل اختیار حاصل ہے ڈرون مار گرانے کا، ایسے فیصلے ہماری حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک طرف جمہوریت کو ہم لپ سروس پے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جمہوریت کی جو حقیقت ہے، یعنی عوام کی مرضی کے مطابق پارلیمنٹ اور حکومت مؤثر اقدام کرے، ایگزیکٹو پاور، اسے یہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ میری نگاہ میں ایک تاریخی فیصلہ ہے، اس لیے کہ اس میں 3 باتیں طے کر دی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈرون حملے ایک وار کرائم ہے، انٹرنیشنل لا کے خلاف ہیں، انوسنٹ افراد اس سے مارے جا رہے ہیں اور انہیں کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، حکومت ناکام رہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکی فنڈامنٹل رائٹس کو لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے، اس لیے کورٹ انٹروین کر رہی۔ اور تیسری بات یہ کہ حکومت کے لیے لازم ہے، فوج کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ڈیفنس کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پہلے ان کو وارن کرے، پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کو فزیکلی اسٹرائک کریں، اور ساتھ ساتھ UN سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی۔ پروفیسر صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایوان بالا کے رکن ہیں اور پارلیمنٹ نے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے تو امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی پہ مجبور ہوں گے۔ آپ جمہوریت کے بھی دائی ہیں اور سب سے زیادہ ڈرون حملے جو ہیں جمہوری حکومت کے دور میں ہوئی ہیں، یہ کیسی حکومتیں آپ قائم کرتے ہیں کہ ڈرون حملے آپ روک نہیں پاتے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ حکومتیں ناکام ہیں، یہ گورنر سے بھی ناکام رہی ہیں اور ملک کے دفاع میں بھی ناکام رہی ہیں۔ پارلیمنٹ نے ایک بار نہیں 3 بار اس مسئلے کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور دکھ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی 3 پارٹیاں ان فیصلوں میں شریک تھیں لیکن عمل نہیں کرتی۔ اچھا سینیٹر صاحب، میں وقت کم ہے، میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمائیے، آج ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں، جب ہم مداخلت افغانستان میں کر رہے تھے، جب ہم امریکہ کی حمایت پہ وہاں گئے تھے، اور آج جو اس کی فال آؤٹ ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ دھماکے اگ رہے ہیں ہمارے ملک میں، تو کیا اس وقت ہم ٹھیک کر رہے تھے جو ایک ساورن ملک میں جا کے امریکہ کے ساتھ مل کے، اب تو یہ سامنے آگئی بات، مداخلت کر رہے تھے؟ نہیں، میرا خیال یہ کہ یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم نے مداخلت نہیں کی تھی، افغان خود رجسٹ کر رہے تھے افغانستان کے اوپر۔ جب روس نے فوج کشی کی ہے کاربل کے کہنے کے اوپر، جو اس وقت روس میں تھا، تو اس وقت کے صدر نے ضیاء الحق نے یہ بات کہی کہ اگر کل پشاور یا راولپنڈی میں کوئی کہہ دے کہ آپ یہاں آ جائیں تو کیا اس طرح ایک سپر پاور کو دوسرے ممالک میں انٹروینشن کا اختیار ہے؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک پاکستانی فوجی اس میں شریک نہیں تھا، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک امریکی فوجی شہید نہیں تھا، اور پہلے 2 سال تک امریکہ نے کوئی فزیکل مدد افغان جہاد کی نہیں کی۔ یہ بات سینیٹر صاحب ریکارڈ پہ ہے جو برزنسکی نے کہی ہے کہ امریکہ کی مداخلت روس کی مداخلت سے 18 مہینے پہلے ہوئی تھی، جو کہ خود سیکیورٹی ایڈوائزر تھے کارٹر کے، وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال سے یہ بات آپ صحیح پیش نہیں کر رہے ہیں۔ جو مداخلت جس کا ذکر کیا گیا وہاں پر وہ ہے جسے کوورٹ ایکشن کہتے ہیں، جو ہر ملک دوسرے میں کرتا رہتا ہے، لیکن ڈائریکٹ فوجی انٹروینشن یہ برزنیف کے حکم کے اوپر روسی افواج نے کیا۔ یہ 28 دسمبر 1979 ہوا۔ اس سے پہلے جو بھی تھا وہ کوورٹ ایکٹیویٹی ہے، وہ انٹروینشن نہیں ہے ملٹری۔ پروفیسر صاحب، آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آج پروفیسر صاحب آپ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، آج پاکستان دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور طالبان ہمیں تھریٹس دے رہے ہیں انتخابات کے روز کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے۔ کیا آپ ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں؟ ہم نے اس کی مذمت کی ہے، مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ مشرف اور سابقہ حکومت زرداری وغیرہ کی ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ کنٹینیبل تھے لیکن انہوں نے کنٹین نہیں کیا اس کو، اور پارلیمنٹ جو گائیڈ لائنز دی تھی اگر اس پر عمل کرتے تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ اور یہ بنیادی بات ہے جیسا کہ پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ نمبر 1 فورن پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے۔ جی ہاں، آزاد خارجہ پالیسی بنانا ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شاہزی، اس میں ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ہمیشہ ہمارے پولیٹیشنز بھی، سیاسی جماعتیں بھی، پاکستان کے دانشور بھی کہ جی پارلیمنٹ جو ہے بااختیار ادارہ ہے،
کہ جب آپ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے، ڈرون حملوں کے حوالے سے ریزولوشنز موجود تھی جن کی پروفیسر خورشید صاحب حوالہ دے رہے تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ ان ریزولوشن پر عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ اور کیا پاکستان کی پارلیمنٹ آج بھی بااختیار ہے؟ اور جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی پارلیمنٹ اتنی بااختیار ہوگی کہ وہ کل کو اپنی خارجہ پالیسی کو کسی ڈکٹیشن کی بجائے اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے ساتھ مشروط کر سکے؟ ایک بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جی کوورٹ آپریشن تھا، یعنی مداخلت ہم کر رہے تھے، ایک انڈیجنس ایکٹیویٹی تھی جو افغانستان میں ہوئی تھی، اور ہمیں یہ اون کرنا چاہیے جب تک ہم تشخیص نہیں کریں گے کہ یہ عذاب جو طالبان آج ہمارا الیکشن روکنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ پوسٹر پہ لگا کے ان کو گلوریفائی کر رہے تھے، جب ان کو آپ جہادی کہہ رہے تھے، تو اب آپ اپنا دامن کیسے ان سے صاف کر سکتے ہیں؟ اور آج آپ کہتے ہیں جی جمہوری حکومت کی یہ کری اور وہ کری ہے، جب آپ مارشل لاء کے ساتھ بیٹھ کے اس ساری دہشت گردی کو جنم دے رہے تھے، امریکہ بھی ادھر ہی تھا، یہ سارے ادھر تھے، آج ہمیں اگر اس کی ہم تشخیص نہیں کر پائیں گے تو اس سے ہم نجات بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاؤں کے ساتھ بیٹھ کے، مارشل لا تو بہت بڑی لعنت تھی پاکستان کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوری حکومتیں بھی اسی پالیسی پہ کار فرمائیں، اور خاص طور پہ جو ماضی کی حکومت برس اقتدار لائی گئی وہ مشروط تھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے وہ جنرل مشرف کی پالیسیز کا تسلسل قائم رکھے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ڈرون حملے جنرل مشرف کے دور میں درجنوں کی تعداد میں ہوئے اور جمہوری دور میں سینکڑوں کی تعداد میں ہوئے۔ شاید جلدی سے مجھے پتا ہے وقت بہت کم ہے، مگر یہ کہ جو حکومت کا لاری اور کل الیکشن ہے، خدا کرے سب کچھ درست ہو، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ کیا ہے، اور وہ معاملہ ہے ہمارا آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے، جس طرح اے ڈی بی ہمیں کہہ چکا ہے ہمیں $9 بلین چاہیے، جس میں سے $5 بلین ہم مانگ چکے ہیں ان سے۔ اگر ہمیں یہ مل جاتے ہیں تو یہ $5 بلین قرضے پر ادائیگی میں چلے جائیں گے، مگر یہ جو بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم یہ بجلی کا بحران ختم کر دیں گے، اس وقت بجلی کے بحران میں جو سبسڈی دی جا رہی ہے اور جو کہ غریب آدمی کو نہیں مل رہی، وہ آپ کی جی ڈی پی کا 2% ہے۔ تو اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو سارے بیتاب ہیں حکومت میں آنے کے لیے، یہ جو فکر میرے پاس پڑے ہیں، مثال کے طور پر پچھلے 8 مہینوں میں ہم نے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $700 ملین کا تھا، جبکہ جو ہم نے کمائی کی آسان لفظوں میں کہوں تو وہ 34 ملین کی تھی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب جو بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے تو یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پاس جائے گی، اور جب ان سے یہ لون وہ لینے میں کامیاب ہوگی تو وہ جو شرائط رکھیں گے، اگر ان شرائط کو ہم مد نظر رکھیں اور منشوروں میں اور جلسوں اور ریلیوں میں کیے گئے سلمان غنی صاحب وعدوں کو سامنے رکھیں، تو میری عقل جو ہے وہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ کیا سلوشن کریں گے، کیا ریلیف عوام کو دیں گے۔ تو یہ سٹوری میں اس لیے اس کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ شازیہ ایک اور سٹوری ہے آج اخبارات میں، سنگل کالم سٹوری اور بڑی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، کہ نیب نے واپڈا کے سابق چیئرمین جنرل زاہد علی اکبر کو بوسنیا سے اریسٹ کیا ہے۔ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے اثاثے بنائے تھے، اور یہ کارروائی کئی سالوں کی تحقیقات اور اس سارے عمل کے بعد ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر احتساب کے حوالے سے ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں کہ یہ لوگ اربوں خربوں لوٹتے ہیں لیکن کوئی ان کی گرفت نہیں کرتا۔ اور اس میں حوالہ دوں گا، ابھی ہم بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کی، کہ آپ دیکھیں کہ قومی اتفاق رائے سے کئی ساری ترامیم پاس کر لی گئیں۔ ایک ایسا ایشو تھا جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا تھا، وہ پاکستان میں احتساب کمیشن کی تشکیل کا تھا کہ ایک ایسا ادارہ ہوگا کہ جو لوگ کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث ہوں گے ان کے گرد شکنجہ کسا جا سکے گا۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ 5 سال میں 32 مجلس قائمہ کی میٹنگز ہوئی لیکن پاکستان میں احتساب کمیشن قائم نہیں ہو سکا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل زاہد علی اکبر کی گرفتاری کے ساتھ یہ جیسے توقیر صادق کی بھی مثال دے رہے تھے کہ پاکستان کو جس شخص نے جتنی بڑی تعداد میں لوٹا وہ اتنے ہی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا احتسابی سسٹم وجود میں آنا چاہیے تاکہ دنیا بھر میں نہ صرف یہ کہ ہماری جگ انسائی نہ ہو بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو کرپشن اور لوٹ مار میں ملوث ہیں ان کے گرد شکنجہ کسا جا سکے۔ پھر شاہ جی یہ بات بھی تو ہے نا، جس طرح ہم نے نکال دیے سارے کے سارے جو ہم کہہ رہے تھے جی ایف بی آر روکے گا، اسٹیٹ بینک روکے گا، قرضوں والوں، وہ تو سارے اب سارے کل الیکشن لڑ رہے ہیں، تو جب یہ جائیں گے تو پھر کس طرح ایک دنیا ہم تخلیق کر پائیں گے جس کا خواب ہمیں کبھی عمران خان دکھاتے ہیں، کبھی نواز شریف دکھاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں صادق اور امین جب اس پارلیمنٹ کا رکن بنیں گے جن پہ اتنے بڑے الزامات ہیں تو پھر میرے خیال ایک سوالیہ نشان ہے، صدق پہ بڑا نشان ہے۔ اچھا غنی صاحب جاتے جاتے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، کل جو گیلانی صاحب کے بیٹے کو اغوا کیا گیا وہ نون لیگ پر الزام لگا رہے ہیں، نون لیگ کا کوئی موقف سامنے آیا؟ میرا نہیں خیال، دیکھیں اس پہ تو میں جو دیکھ رہا تھا میں نے ایسا کوئی الزام نہیں پڑا اور نہ اس طرح کی کارروائی سیاسی جماعتیں آپس میں کرتی ہیں۔ میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے
बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया इस हवाले से। हालांकि उनके बेटे का अगवा हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और कोई ऐसी काम मेरे ख्याल उन्होंने बात नहीं की कि उन्होंने किसी सियासी पार्टी पर। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सलमान गनी साहब, सईद काजी साहब, जाते जाते मैं इतना कहूंगी कि पूरी दुनिया की नजरें आप पर लगी हैं। आप कल निकलिए और वोट जरूर दीजिए, क्योंकि आपके वोट ने ही पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। इस दुआ के साथ कि कल का दिन खैर आफियत से गुजरे। इजाजत दीजिए और हमारे प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।